हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू अनीता स्कॉलर एकेडमी। आपका स्वागत है हमारी स्कॉलर एकेडमी के अंदर। तो जैसा कि पता है आपको बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का मैथ, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे बच्चों आज, जिसका नाम है सेट। ओके एंड बच्चों, अगर आपको कोई भी इश्यू आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, आपको कोर्स देखने में कोई भी प्रॉब्लम आए, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज का हमारा टॉपिक जिसका नाम है सेट, उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं बच्चों कि इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो बच्चों, चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है सेट। तो इस कोर्स को करने से पहले मैं एक बात कंफर्म कर देता हूँ कि अगर आप इस कोर्स की पूरी एडवांटेज लेना चाहते हैं तो बेटा आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी। आपको को क्लास देखते टाइम अपना कॉपी प्लस पेन दोनों साथ में लेके बैठना है। जो जो चीज़ें मैं बोलता हूँ आप उनको नोट करेंगे, जो भी डेफिनेशन होगी आप उनको नोट करेंगे, प्रॉपर आप क्लास के नोट्स बनाएंगे और वीडियो आप पॉज कर सकते हो, वो आपके हाथ में है। अगर कोई टॉपिक एकदम से आपको समझ नहीं आता है तो आप वीडियो को बैक करके उसको दोबारा भी सुन सकते हैं। ये पूरा एक्सेस आपके पास है और हर डेफिनेशन आप नोट डाउन करेंगे, कॉपी पेन आपके पास होनी चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं बेटा कि आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। आज तो हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सेट। क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन ऑफ सेट। लेकिन पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? पूरे चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले सेट क्या होता है, फिर हम ये पढ़ेंगे कि उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाती है सेट की। देन सेकंड जो टॉपिक हम पढ़ेंगे बेटा वो पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेट। क्या पढ़ेंगे? टाइप ऑफ सेट। थर्ड नंबर पे जो आएगा वो आएगा सबसेट क्या होते हैं, एंड देन यूनिवर्सल सेट क्या होता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो होगा वेन डायग्राम एंड ऑपरेशंस ऑन सेट्स, की वेन डायग्राम क्या होते हैं और सेट के ऊपर ऑपरेशन कैसे लगते हैं। आफ्टर दैट हम एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी भी करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सेट होता क्या है। तो चलिए पहले हम स्लाइड को रीड कर लेते हैं। चीज़ें मैं नोट करवाऊंगा तो मैं बोल दूंगा नोट करने के लिए, तो आपको नोट करनी है, ठीक है? तब तक आपको पूरी चीज़ें सुननी है आराम से बैठ के, फुल फोकस के साथ। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। तो आप अपने कॉपी में हेडिंग डाल सकते हैं सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बोला गया है? सबसे पहले क्या कहता है, इन आवर डेली लाइफ while performing regular work we often come across a variety of things that occur in group. For example, team of cricket player, group of tall boy, a pack of card, etc. The word used above like team, group, pack, etc. convey the idea of the certain collection. यानी बेटा इसमें इसके कहने की सिर्फ इतनी सी बात है कि ये कहना चाहता है कि अगर हम रेगुलर लाइफ की बात करते हैं तो हम बहुत सारे नेम लेते हैं, जैसे टीम, ग्रुप, पैक। तो ये सारे हमें एक आइडिया देते हैं और वो आइडिया किस किस चीज़ का देते हैं? वो हमें आइडिया देते हैं कलेक्शन का। किसका आइडिया देते हैं? कलेक्शन का। तो अभी हमें सिर्फ एक कलेक्शन के बारे में पता चला है कि इन चीज़ों से हमें एक आइडिया मिलता है कि कलेक्शन नाम की कोई चीज़ होती है। जैसे टीम, तो टीम क्या है? टीम इज ए कलेक्शन ऑफ मेंबर्स, लाइक मेन या फीमेल कुछ भी हो सकते हैं। और ग्रुप हो गया तो ग्रुप भी किसी चीज़ का हो सकता है, बॉयज़ का हो सकता है, गर्ल्स का हो सकता है, कोई फ्रूट्स का ग्रुप हो सकता है, कुछ भी ग्रुप तो कुछ भी हो सकता है। नाउ द सेकेंड थिंग इज वेल डिफाइंड। आगे एक टर्म आ रही है जिसमें क्या लिखा गया है? वेल डिफाइंड कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हम ये देखेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड। तो कहता है कि इफ एनी गिवन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज इन ए वे that it is possible to tell without any doubt whether a given object belong to this collection or not, then such collection of object is called well defined collection of object। यानी बेटा सिंपल सी बात है कि आपके पास एक कलेक्शन है, आपको उस कलेक्शन के लिए कोई भी डाउट नहीं है। यानी आपने बोल दिया कि मेरे 2 फ्रेंड है, तो उनमें कोई डाउट नहीं है, आपके 2 ही फ्रेंड है, ना कम है ना ज़्यादा है, यानी कोई डाउट नहीं है। अगर आपको उस कलेक्शन में कोई डाउट नहीं है, आप बोलते हो सर मेरे पास एक टीम है,
मेरे पास एक टीम है क्रिकेट खेलने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब उसमें कोई डाउट नहीं है, आपके पास एक टीम है, वो जो टीम है वो एक कलेक्शन है और वो कलेक्शन वेल डिफाइंड है, अगर आपको उसमें कोई डाउट नहीं है। अब अगर आपको उसमें डाउट आ गया कि पता नहीं कोई छोड़ के चला जाए या कुछ और हो जाए, अगर आपको उसमें डाउट आ रहा है, संदेह क्रिएट हो रहा है, देन इट मीन कि वो जो कलेक्शन है आपकी वो बिल्कुल भी वेल डिफाइंड नहीं है। तो आई होप आप वेल डिफाइंड का मीनिंग समझ गए होंगे। अब मैंने आपको वेल डिफाइंड का मीनिंग क्यों करवाया है, क्योंकि जैसे ही हम सेट की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो सेट की डेफिनेशन ही ऐसे होती है बेटा कि एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। तो इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया है आपको कि ये जो वेल डिफाइंड कलेक्शन है इसका मीनिंग क्या होता है, यानी एक ऐसी कलेक्शन जिसके अंदर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, द रिवर ऑफ इंडिया इज वेल डिफाइंड कलेक्शन। सही बात है, अगर हम इंडिया के रिवर की बात करेंगे तो मान लो कितनी भी रिवर है लेकिन है तो वेल डिफाइंड है। ऐसा तो नहीं है कि 99 है और इसमें संदेह है कि 99 नहीं है, हो सकता है 98 है। भाई प्रॉपर काउंट करेंगे, कलेक्शन तो अच्छी बनी ना, वेल डिफाइंड कलेक्शन है वो। सिंस वी कैन से दैट द रिवर नाइल्स डज नॉट बिलोंग टू दिस कलेक्शंस, ऑन द अदर हैंड द रिवर गंगा बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन। आगे बढ़ते हैं। अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि डिफरेंस क्या होता है बिटवीन नॉट वेल डिफाइंड और वेल डिफाइंड कलेक्शन के अंदर। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर फिर कौन सी कलेक्शन वेल डिफाइंड होगी और कौन सी कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं होगी। तो मैं कुछ पॉइंट बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। पहला पॉइंट देखो, जो वेल डिफाइंड नहीं है, कौन सा वेल डिफाइंड नहीं है? ए ग्रुप ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ए ग्रुप ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अब आप बोलोगे सर ग्रुप ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट वेल डिफाइंड क्यों नहीं है? क्योंकि ये इंटेलिजेंट बताया नहीं गया है कि कौन सी फील्ड की बात कर रहे हो, फिजिक्स की कर रहे हो, मैथ की कर रहे हो, खेलने में कर रहे हो या कोई और चीज में कर रहे हो। इंटेलिजेंस की यहाँ पे कोई डेफिनेशन नहीं दी इन्होंने कि किस चीज में बात कर रहे हैं। कोई चीज मेरे लिए इंटेलिजेंट हो सकती है, हो सकता है आपके लिए ना हो। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। लेकिन a group of students scoring more than 95% of your class, अगर आप अपनी क्लास की बात करो और मैं बोल दूं कि ऐसे बच्चों के नाम बताओ जिनके 95% से अबव नंबर है, तो बेटा आप फटाक से मुझे बता दोगे। मान लो 10 स्टूडेंट है तो वो वेल डिफाइंड है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि डाउट है उसके अंदर कि नहीं नहीं इतने नहीं है। तो जिसमें डाउट नहीं होगा वो जो कलेक्शन होगी वो कैसी कलेक्शन होगी, वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगी। सेकंड नंबर पे कि कौन सी और नहीं है, एग्जांपल देखेंगे तो ज्यादा समझ आएगा। ए ग्रुप ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। अब मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, दिमाग में तो ये आ रहा होगा कि सर हम कोई बात नहीं काउंट कर लेंगे। तो बेटा ये तो नहीं बताया कि किस चीज में टैलेंटेड। अब राइटर तो है, अब राइटर में तो बुक लिखने वाला हो सकता है, नॉवल लिखने वाला हो सकता है, न्यूज़पेपर लिखने वाला हो सकता है, कविताएं लिखने वाला हो सकता है, स्टोरी लिखने वाला हो सकता है। कोई स्पेसिफिक तो नहीं कहा कि मान लो कि उपन्यास लिखने वाला ही हो, पोइम लिखने वाला हो। मैंने कुछ नहीं बताया तो डाउट हो गया कि सर पहले बताओ तो सही किस चीज में हम टैलेंटेड फाइंड करें। तो बेटा इस चीज में क्या हो गया, इस चीज में डाउट क्रिएट हो गया, और जहां डाउट क्रिएट हो जाए वो जो कलेक्शन होगी वो हमारी वेल डिफाइंड नहीं होगी। फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग वेल डिफाइंड कौन सी होगी? जैसे कि एक ग्रुप ऑफ ओड नेचुरल नंबर लेस देन 25। हमें पता है कि अगर नेचुरल नंबर की बात करें तो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, अप टू लेस देन 25 तो 23 तक क्या हो जाएंगे, सारे के सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे। अब मुझे ये बताओ क्या आप लोगों को इसमें किसी में डाउट है कि नहीं नहीं सर ये नंबर तो नहीं होंगे, हम श्योर नहीं है? क्यों नहीं है भाई श्योर, हमें पता है नेचुरल नंबर क्या होते हैं और इसने लेस देन 25 की बात कर ली, कोई डाउट नहीं है इस कलेक्शन के अंदर। और ऐसी कलेक्शन जिसके अंदर कोई डाउट ना हो तो वो क्या कहलाती है, वो एक मैं लिख देता हूं यहाँ पे, वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन कहलाती है, वेल डिफाइंड कलेक्शन। ये मैं आपका सिर्फ अभी बेसिक स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं, अभी हमारा काम जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ है। डेफिनेशन से हमारा काम स्टार्ट होगा, सेट की डेफिनेशन से। अभी मैंने आपको 2 वर्ड करवाए हैं, कौन कौन से? एक तो हमने वेल डिफाइंड पता किया है और एक कलेक्शन के बारे में पढ़ा है कि ये क्या चीजें होती है, राइट। अब आते हैं हम थर्ड पॉइंट पे, ए ग्रुप ऑफ प्रीटी गर्ल्स। अब भाई प्रीटी कैसी है? देखो अलग अलग तरीका होता है, एक तो ब्यूटी से
और एक करैक्टर से, तो वो प्रीटी किसी भी टाइप से हो सकती है ना, अलग अलग इंसान की नज़र में अलग अलग टाइप से प्रीटी हो सकती है। तो ये एक डाउट है इसमें भी, सर किस टाइप से प्रीटी, लाइक कोई जिसका व्यवहार सुंदर होता है, कोई दिखने में सुंदर होता है, लाइक दैट, है ना। तो इसमें डाउट है। लेकिन एक ग्रुप ऑफ गर्ल्स ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, अगर आपके स्कूल में अगर पूछ लिया जाए तो उसमें तो फिर कोई डाउट नहीं होगा, उसमें तो बताया जा सकता है। तो इट मीन कि ये जो है ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है और ये वाली वेल डिफाइंड नहीं है। राइट और रॉन्ग? ओके, अब हम बढ़ते हैं हमारे मेन पॉइंट की तरफ, और जो मेन पॉइंट हमारा क्या है, सेट है। राइट, अब लिखना स्टार्ट करो, हेडिंग डाल लो, व्हाट इज ए सेट। हेडिंग डाल लीजिए अपनी कॉपी के अंदर। मैं यहाँ लेके जरूर आया हूँ लेकिन मैं आपको साथ साथ में लिखवाऊंगा। तो हेडिंग डाल लीजिए व्हाट इज सेट, एंड आप राइट कीजिएगा ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, ए वेल डिफाइंड, ए वेल डिफाइंड collection of distinct object, of distinct object is called set। यानी एक ऐसी कलेक्शन बेटा जो वेल डिफाइंड तो हो ही हो, उसके अंदर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की हो। ऐसा नहीं है कि एक ही एक चीज को हम कलेक्ट किए जा रहे हैं, कि जैसे ए कोमा ए कोमा ए कोमा, नहीं, एक ही एक चीज को कलेक्ट नहीं करना। कलेक्शन होनी चाहिए वो भी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की। और आप इस ऑब्जेक्ट की जगह बेटा एलिमेंट भी लिख सकते हो, बोथ थिंग्स आर सेम, आप इसकी जगह एलिमेंट भी यूज कर सकते हो। ठीक है, हमने ये नोट डाउन कर लिया। अब एक बार इधर पढ़ भी लेते हैं। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट, यही मैंने आपको लिखवाया है। सेट्स आर यूजुअली डोनेटेड बाय कैपिटल लेटर ए बी सी एक्स वाई जेड, ऑल अल्फाबेट यूज कर सकते हैं। द एलिमेंट ऑफ ए सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर लाइक स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल जेड, एक्सेट्रा। यानी एक्सेट्रा का मीनिंग हो गया ऑल अल्फाबेट, जो बाकी बच गए ना वो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, देन वी से दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड द वर्ड बिलोंग्स टू डिनोट बाय द ग्रीक सिंबल दिस। ये चीज मैं आपको बताऊंगा, एक बार रीड कर लेते हैं। दिस इन नोटेशन फॉर्म ए बिलोंग टू ए इज रिटन एज ए बिलोंग्स टू ए एंड बी डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। इट मीन कि हम इसके ऊपर कांटा लगा देंगे। दिस सिंबल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट की कोई एलिमेंट जो है वो उसके अंदर है या नहीं है। अगर है तो ये करेंगे, अगर नहीं है तो इस पे कांटा लगा देंगे। अभी हम यहाँ पे लिखेंगे, एक बार रीड कर लेते हैं। एग्जाम्पल, ए को इस ए है, अब इसको ऐसे लिख करके लिख दिया, तो मैं पहले आपको बता देता हूँ। तो हमने डेफिनेशन तो लिख ली ना, अब चलो एक एग्जाम्पल बनाते हैं। डेफिनेशन हमने लिख ली है, अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल इन, अभी अभी हमने देखा कि सेट को आप किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, अप टू सारे अल्फाबेट जेड तक। तो मैंने ऐसे करके लिख दिया। ठीक है, अब मैंने कलेक्शन को मैंने इस ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज कर दिया। तो इस ब्रैकेट को हम बोलते हैं करली ब्रैकेट। क्या बोलते हैं? ये है करली ब्रैकेट। आप नोट डाउन करते जाइएगा साथ साथ, आप वीडियो को पॉज करके भी नोट डाउन कर सकते हैं अगर स्पीड मेरी थोड़ी फास्ट हो तो। इनको क्या बोलते हैं? करली ब्रैकेट बोलते हैं। ये नोटेशन होती है सेट के लिए। ऐसा नहीं है कि आप ये वाली ब्रैकेट लगा दोगे, नहीं, सेट के लिए आपको यही ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने कुछ एलिमेंट ले लिए, अब एलिमेंट लिए तो ये भी बताना पड़ेगा कि ये जो 1 2 3 4 ये जो मैंने लिखे हैं बेटा, ये एलिमेंट बोलेंगे सेट के। क्या बोलेंगे इनको? एलिमेंट ऑफ सेट। ये है क्या है? एलिमेंट ऑफ सेट है। और दूसरी बात, ईच एलिमेंट, ये पहला पॉइंट था, ईच एलिमेंट ऑफ सेट इज सेपरेटेड बाय कॉमा। किससे सेपरेट करेंगे हम? कॉमा से सेपरेट करेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ हर एलिमेंट के बीच में एक कॉमा लगाया है। ओके। उसके बाद में ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कैपिटल ए, कैपिटल बी, ये सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सेट को। सेट के लिए नोटेशन ये करली ब्रैकेट हो गई है। और ये जो 1 2 3 4 है, ये क्या है? एलिमेंट है। ये क्या है? सेट के एलिमेंट है। अब यहाँ डिस्टिंक्ट की बात की थी, तो बेटा मैं ऐसा कोई सेट नहीं बना सकता जिसके अंदर मैं सेम करके ऐसे करके लिख दूं, नहीं, ये सेट नहीं होगा।
अब ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर हमने डिस्टिंक्ट एलिमेंट नहीं लिए, हमने एलिमेंट क्या कर लिए, एलिमेंट हमने बेटा सेम कर लिए, तो दैट्स वाई ये एक सेट नहीं होगा। आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। अब इसने जो बिलोंग्स की बात लिखी हुई थी वो ये थी कि अब मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि 2 जो है ना वो ए के अंदर है, तो इसको कैसे दिखाऊं, तो बेटा इसको इस सिंबल से दिखाते हैं। और इस सिंबल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये बिलोंग्स का हो गया, यानी रिलेशन दिखा रहा है कि 2 जो है वो ए का एलिमेंट है, तो कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, 2 बिलोंग्स टू ए। जैसे कि 4 ए का एलिमेंट है तो 4 बिलोंग्स टू ए, जैसे कि 3 ए का एलिमेंट है तो 3 बिलोंग्स टू ए। अगर मैं 5 की बात करूंगा तो 5 नहीं है ए के अंदर, तो 5 नॉट बिलोंग्स टू ए। अगर मैं 9 की बात करूंगा तो 9 नहीं है ए के अंदर, तो नहीं बिलोंग करता किसके अंदर, ए के अंदर। तो ये सारी चीजें इसने लिखी हुई थी। अब एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये एक सेट हो गया। 1 2 3 4 5 जो है वो इसके एलिमेंट हो गए। कॉमा से सबको रिप्रेजेंट किया गया है, करली ब्रैकेट लगाई गई है, इट मीन ये एक सेट है और वो भी वेल डिफाइंड है, हमें पता है इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है। 1 2 3 4 5 ये इसके अंदर एलिमेंट है। तो इसके अंदर 3 भी है, तो ये देखो 3 बिलोंग करता है। लेकिन अगर मैं 6 की बात करूं, 6 नहीं करता, तो कैसे लिख दिया, 6 डज नॉट बिलोंग टू ए। हमेशा याद रखिएगा, दोबारा मैं रिपीट करवा देता हूं, सेट को कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं और सेट के एलिमेंट को स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी के अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैं कोई दूसरा एक सेट बनाता हूं, बी इज इक्वल टू स्मॉल ए कोमा स्मॉल बी कोमा स्मॉल सी, तो ये यहाँ पे ये ब्रैकेट करली लगानी है। तो ए बी सी क्या है, एलिमेंट है, कैपिटल नहीं लिखोगे, स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ओके उसके बाद में देखो जरा, इफ P बीइंग द सेट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर देन 36 बिलोंग टू P बट 5 डज नॉट बिलोंग टू P। ये नॉर्मल बोल दिया कि आपके पास एक P ऐसा सेट है जिसके अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो 5 तो बिलोंग नहीं कर सकता ना, लेकिन 36 तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो 30 P में करेगा, लेकिन 5 नहीं है तो 5 नहीं करेगा। ये थोड़ा सा नॉर्मल सा एग्जाम्पल था, इसको इतना सीरियस मत लेना, आगे मैं चल के आपको समझा दूंगा। ओके क्योंकि ये एक इनफाइनाइट सेट है, परफेक्ट नंबर तो बहुत सारे होते हैं ना। ओके तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा मैटर यहाँ तक का समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला कि क्या है क्या नहीं है। एग्जाम्पल के अंदर पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। आपके पास कोई 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं बेटा और आपको बताना है कि कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है। तो पहला क्वेश्चन रीड करते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ईयर। अब मैं अगर बात करूं पहले पार्ट की, तो इसने पूछा है कि आप वो कलेक्शन करो, मैं इसको मान लेता हूं कि ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, तो जो सिर्फ जे लेटर से वो ईयर के मंथ काउंट करने हैं जिनका जो नेम है वो जे से स्टार्ट होता है। तो बेटा एक तो हो गया जनवरी, राइट और रॉन्ग, और दूसरा हो गया जून, और तीसरा हो गया जुलाई। तो मेरे को पता है कि ये 3 ही मंथ होते हैं 1 ईयर के अंदर जिनके जो लेटर होते हैं वो जे से स्टार्ट होते हैं। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये जो कलेक्शन है मेरी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इनके अलावा कोई और नहीं आ सकता। और बेटा जी अगर ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो गिवन मेरी कलेक्शन है वो एक सेट को रिप्रेजेंट करेगी, और जनवरी जून जुलाई ये इस तीनों के तीनों इसके क्या हो जाएंगे बेटा जी, ये इसके एलिमेंट हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पहला समझ आया होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस ये एक सेट है। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन में देखो आपको क्या पूछा गया है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। अब वही बात आ गई, जैसे ही मुझे पता चला मोस्ट टैलेंटेड, तो मेरा पहला तो यही डाउट आ गया कि सर मोस्ट टैलेंटेड आप किस में बात कर रहे हो, किस चीज में, पोएम लिखने में, स्टोरी लिखने में, कोई कहानी लिखने में, क्या चीज लिखने में, लाइक न्यूज़पेपर लिखने में, कोई शायरी लिखने में, किस चीज में। तो डाउट क्रिएट हो गया, डाउट क्रिएट हो गया, तो वो एक सेट नहीं होगा, वो कलेक्शन जो है वो एक सेट नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए कलेक्शन ऑफ नॉवल रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब एक बंदे की बात कर ली है हमने, एक पर्सन की बात कर ली है, और जब हम एक पर्सन की बात कर लेंगे तो उसके द्वारा लिखी गई सारी की सारी जो है वो जो उस मुंशी प्रेमचंद ने जो भी बुक राइट की होगी हम उसको कलेक्ट कर सकते हैं। तो यस जो भी कलेक्शन होगी हमारी वो एक वेल डिफाइंड होगी, उसके अलावा कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें ना आए, मतलब आ जाए, क्योंकि हम सब कुछ काउंट कर लेंगे एक पर्सन ने राइट किया और हम किसी स्पेसिफिक पर्सन की बात कर रहे हैं। तो इट मीन यस
इट मीन यस ये एक सेट बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर आई वी यानी फोर्थ, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब आपके दिमाग में देखते ही आएगा कि यस सर ये तो हो जाएगा क्योंकि हमें पता है शेर हो गया डेंजरस है। नहीं, ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। देखो अगर मैं डॉग की बात करता हूं तो किसी के लिए ये डेंजरस होता है, लेकिन किसी के लिए डेंजरस नहीं होता ये। इट मीन किसी के लिए डेंजरस है, किसी के लिए नहीं है। आपने एक कलेक्शन बना दी कि सर डेंजरस है, शेर एक डेंजरस एनिमल है, लेकिन कई जगह हमने ये भी देखा है कि उसको भी लोग पालते हैं, किन्हीं के पास हमने देखा है। तो किसी के लिए वो डेंजरस है, किसी के लिए वो नहीं है ना। जैसे जू वगैरह में हम देखते हैं कुछ वीडियो हमारे सामने आती है खेलते हुए, तो वो किसी के लिए डेंजरस है, किसी के लिए नहीं है। तो डाउट है यहाँ पे, डाउट है तो इट मीन ये जो कलेक्शन है ये एक सेट नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ पहले के जो 4 पार्ट थे वो चारों के चारों पार्ट आपको अच्छे से समझ आ गए। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 और देख लेते हैं। आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। आपके सामने एक सेट है जिसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, करली ब्रैकेट लगाई हुई है। डेफिनेटली एक सेट है, सारे एलिमेंट हमको दिख रहे हैं, तो एक वेल डिफाइंड है, कोई भी रिपीटेशन नहीं है, तो ये एक सेट तो है। अब पूछ क्या रहे, देन इंसर्ट करना है एप्रोप्रिएट सिंबल। ये बिलोंग का है, ये नॉट बिलोंग का है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो 4 जो है वो ए में है क्या, देखो ये रहा, तो इट मीन ये बिलोंग करता है, तो ये वाला साइन आ जाएगा। -4 इसके अंदर नहीं है, तो बेटा जी बिलोंग्स का साइन लगा के काट देंगे। 12 इसके अंदर नहीं है, बिलोंग का साइन लगा के काट देंगे। 9 इसके अंदर है ना, ये रहा, तो इट मीन बिलोंग्स का साइन आ जाएगा। 0 है क्या, बिल्कुल है, बिलोंग्स का साइन आ जाएगा। -2 है क्या, -2 इसके अंदर नहीं है, तो -2 पे काटा का साइन आ जाएगा। तो आई होप आपको ये सेकंड एग्जांपल भी समझ आ गया होगा, और आई होप आपको आज ये पता चला कि सेट क्या होता है, और हमने ये भी देखा कि सेट को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो आज आपका होमवर्क यही रहेगा कि आप वो क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे बेटा जी जिसके अंदर सिर्फ ये पूछा गया है कि जो गिवन कलेक्शन है वो एक सेट है या नहीं है, और दूसरे इस टाइप के क्वेश्चन ट्राई करेंगे जिसमें एलिमेंट से रिलेटेड पूछा जाए कि वो एलिमेंट उसमें बिलोंग करता है या नहीं करता, इसके अलावा नहीं। और आप जो भी पूरी क्लास है उसके अच्छे से नोट्स बनाएंगे, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे जब भी आप क्लास में आओगे कॉपी पेन लेके आओगे, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें होगी नोट करोगे वीडियो को पोस्ट डाउन करके, ओके। और अगर साथ साथ कर सकते हो तो भी अच्छी बात है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।